पिछले 25 सालों में जितना दाऊद इब्राहिम का आपने नाम सुना होगा, आपने पिछले 1 महीने में रहमान डकैत का नाम सुना होगा। जिस शख्स का नाम तारीख के पन्नों में गुम हो जाना चाहिए था, आज आप देखें आपका पूरा बॉलीवुड उस पर चर्चा कर रहे हैं। आपके यहाँ से भागा हुआ एक गैंगस्टर 19 सालों में कराची में आके बस गया। मतलब आप दाऊद इब्राहिम की बात कर रही हैं? एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। जी। 15 दिन में पूरे कराची में ये बात आम हो गई थी कि रहमान ने ही नूरा को मारा है। वो जो दाऊद का भाई नूरुल हक, जी जी, उन्होंने अपना पावर दिखाने के लिए किया दाऊद को कि लियारी का बादशाह रहमान है। काफी लियारी के लिए काम किया हुआ था। आई एम सॉरी, आप एक गुंडे को रॉबिन हुड बता रही हैं आप। अम्मा बताती हैं 12 साल की उम्र में उन्होंने उस शख्स पर चाकू से वार कर दिया था। तो लेकिन मैंने सुना था रहमान बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कनेक्टेड भी था। जब तक वो गुंडा थे तब तक वो जिंदा थे। तो आपको आज खतरा महसूस होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में? अब तक तो नहीं हो रहा था, पर जब से आपकी धुरंधर फिल्म आई है और रहमान मामू के बारे में फिर से बातें शुरू हो गई हैं, फिर सारे वो फ्लैशबैक्स मुझे आते हैं। क्योंकि हमारे अब्बा जो थे ना, वो बहुत ही क्लोज थे रहमान मामू के। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी आसिफ जरदारी ने ही करवाया था। बेनज़ीर भुट्टो का हस्बैंड? काली गाड़ी में रहमान मामू आए थे और जैसे ही आई हैं बेनज़ीर भुट्टो, गोलियों की बरसात होने लगी। तो आपका कहना है कि दाऊद का हाथ बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर में था, जरदारी के साथ? जरदारी के साथ। अब उन्होंने कहा कि रहमान को हटाना है रास्ते से। दाऊद ने खुद क्यों नहीं मारा उसको फिर? मतलब बेनज़ीर से मुलाकात उनको बहुत उनके मनहूस साबित हुई। फिर आप जानते हैं ना असलम चौधरी का अंजाम क्या हुआ था? क्या वो इंडियन एजेंट दाऊद इब्राहिम के कहने पे कर रहा था, या आप ये कह रहे हैं कि दाऊद ने आसिफ जरदारी से कहा और आसिफ जरदारी ने जो है वो? ये ज़्यादा पॉसिबल है कि दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हुसैन जैदी एज़ेड फाइल्स पे आपके सामने एक बहुत बड़ा धमाका लेके आया हूँ इस बार। आई एम सॉरी टू से दिस माई सेल्फ बिकॉज पिछले 25 सालों में जितना दाऊद इब्राहिम का आपने नाम सुना होगा, आपने पिछले 1 महीने में रहमान डकैत का नाम सुना आपने। अब कौन था रहमान डकैत? ही वाज इन माय ओपिनियन जस्ट अ स्मॉल goon from कराची का बस्ती, बट सडनली ही हैड बिकम सो बिग एक मूवी के बाद कि 1 महीने से लोग सिर्फ उसी के नाम ले रहे हैं। सडनली द विलन ऑफ द मूवी हैज़ बिकम बिगर देन द हीरो ऑफ द मूवी। उनकी पर्सनल डिटेल्स हमको नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट हिज फैमिली, हिज लाइफ। मतलब जो कुछ भी इंटरनेट पे आया है, जो कुछ फिल्म पे आया है, हम लोगों ने वो सुना है। बट फिर हमारी टीम ने बहुत सक्सेसफुली तकरीबन हफ्तों की कोशिश के बाद दे मैनेज टू ट्रैक डाउन एक लड़की, जो एक्चुअली लड़की तो नहीं है, आज उसकी एज 42 है। और रहमान जब ज़िंदा था उस वक्त इसकी एज 20-22 साल की थी, लयारी कराची में। इसने रहमान को 20 साल की एज तक देखा है और ये रहमान को रहमान मामू कहती है। रहमान मामू और इस औरत के माँ में भाई बहन का रिश्ता था। शी इज सेइंग कि वो लोग बायोलॉजिकली ब्रदर सिस्टर नहीं थे। बट ये फिर आपको रहमान के बारे में द वे ही ऑपरेटेड, जिस तरह वो छोटे आदमी से कैसा बड़ा बना, उसकी फैमिली डिटेल्स, और किस तरह से बचपने से लेके वो जो उसका जो एक ग्राफ है, और फिर किस तरह पॉलिटिक्स में गया, उसने किस तरह लायरी को क्लीन करने की कोशिश की, और मतलब फ्रॉम बीइंग अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर से किस तरह वो मसीहा बना, और मसीहा बनते बनते किस तरह से अचानक उसने गलत लोगों के साथ, यानी दाऊद इब्राहिम से पंगा ले लिया और बेनज़ीर को ओवर सपोर्ट कर लिया। तो दाऊद की दुश्मनी, बेनज़ीर की हिमायत उसके लिए बहुत महंगी पड़ गई। अब ये आप हमारे इस इंटरव्यू में आप सुनिएगा। मैं खाली आप दर्शकों से इतना निवेदन कर रहा हूँ कि मैं इनके इंटरव्यू के बारे में आई एम नॉट ओनिंग अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द ऑथेंटिसिटी और वेरासिटी। मैं सिर्फ इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप इनको खाली देखिए मनोरंजन के लिए। डिटेल्स और फैक्चुअल चीज़ें वो पाकिस्तान के लोग या हमारी एजेंसीज़ को पता होंगी। ये कह रही हैं कि इन्होंने 20 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़ दिया था और उसके बाद तकरीबन आज 20 साल से पाकिस्तान वापस लौट के नहीं गई हैं। बट ये अपनी उस ज़माने की, अपनी कंपनी के ज़माने में जो उन्होंने रहमान डकैत के साथ में उनका इंटरेक्शन थे, जो रहमान मामू फॉन्डली जो ये उसको मेंशन कर रही हैं, आप सुनिए। एंड देन आई सेड जस्ट इट्स फॉर एंटरटेनमेंट। एज आई सेड कि उनकी क्रेडिबिलिटी और सच्चाई का मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। बट आई होप यू एंजॉय द इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। आपने कहा कि वो मेरे मामू थे, जी। तो
आपकी ऑडियंस को बता दूं कि वो मेरे सगे मामू नहीं होते हैं अच्छा। जी। दरअसल हमारी अम्मी जो लियारी में उनकी हमसाया हुआ करती थी, जी। कुछ काफ़ी साल तक हमसाया, सॉरी, मतलब हमसाए यानी पड़ोसी, नेबर्स जी, ओके जिन्हें हम कहते हैं। ओके। फिर इसके बाद हमारी अम्मी ने जब हमारे अब्बा से शादी की जी तो उनकी और जो रहमान मामू थे जी। उनमें काफ़ी अच्छी बनती थी। क्या नाम था आपकी वालदा का? जी, हम अपने माँ बाप का नाम नहीं बताना चाहेंगे आपको। तो ये रहमान आपकी वालदा के सगे भाई नहीं थे? नहीं, सगे भाई नहीं थे, लेकिन बहुत समझिए आप बहुत ही नज़दीकी। अब हमसाए कैसे होते हैं, जी जी बिल्कुल वैसे ही थे। जी, यानी एक ही घर में बाजू बाजू में रहते थे लोग? नहीं, 1-2 घर छोड़ के रहते थे हम। जी जी, लेकिन मतलब काफ़ी आना-जाना था। हम उनकी अम्मा थी, खदीजा अम्मा कहते थे हम उनको। जी। रहमान मामू की अम्मा का नाम खदीजा था, रहमान की माँ, अच्छा ओके। तो हम उन्हें अम्मा खदीजा कहते थे। उनकी अम्मा को खदीजा अम्मा आप लोग कहते थे? जी, हम लोग खदीजा अम्मा कहते थे। फिर? बस फिर दरअसल मैं उस वक़्त काफ़ी छोटी थी, लेकिन रहमान मामू के काफ़ी सारे हमने वाक़यात सुनते रहे, उन्हें देखा है उनको। कितनी छोटी थी आप? देखिए उनके कत्ल के वक़्त 18 या 20 साल मेरी उम्र रही होगी। क्या मतलब, क्या आपकी वालदा का और रहमान का कैसा रिश्ता था और कैसा उनके घर आना जाना था, क्या था, कुछ बताइए तफसील से। मतलब काफ़ी हमारा इतना आपको बताऊँ इस हद तक आना-जाना था हमारे यहाँ कि समझिए ईद के जो दौरान होता था, जी सब लोग सिवैयाँ खाते हैं ईद पर। जी। रहमान मामू फरमाइश करके अम्मा से खीर बनवाते थे। ईद में सेवैयाँ नहीं, खीर खाते थे? और वो भी एक रात पहले बनाओ कहते थे, मैं अगले दिन खाऊंगा। मुझे फ्रिज की जो है तो खीर बहुत पसंद है। उनकी एक बात मुझे याद आ रही है अभी आपसे बात करते हुए, जी कि वो कहते थे कि मुझे गोलियां नहीं मार सकती पुलिस की, लेकिन आपकी फ्रिज की जो खीर है ना, अगर इसमें कोई कुछ मिला दे तो ये मुझे मारा जा सकता है इसके ज़रिए। वाह। इतनी उन्हें पसंद थी। यानी उस आदमी ने खुद ही अपनी मौत के बारे में बताया कि मुझे खीर में जहर मिला के मार सकते हो, पुलिस ही गोली नहीं मारेगी। खुद ही कहा जाता। लेकिन अल्लाह की तकदीर ने उसको एक्सपोज कर दिया कि गोलियों से ही मारा गया, खीर से नहीं मारा गया। वैसे डायबिटीज से तो शायद मर जाते, एनीवे ठीक है। फिर तो कैसे आना, जनाब लोग क्या आपको लगा नहीं कि रहमान शरीफ आदमी नहीं है, और मतलब थोड़े से उनका अंडरवर्ल्ड का जो कनेक्शन था, जो उनकी गुंडागिरी थी, वो सब मामला जो था उनका? देखिए दरअसल मैं उनकी वाइट वॉशिंग नहीं करना चाहूँगी। मैं उनको बिल्कुल ये नहीं बताना चाहूँगी कि वो शरीफ थे, लेकिन हाँ हमारे साथ काफ़ी अच्छे थे। जी बल्कि सिर्फ हमारे साथ नहीं, लियारी के जितने भी गरीब तबका जो है जी उनके साथ भी काफ़ी उनका जो रवैया था बहुत अच्छा था। तो आप ये कह सकते हैं कि वो अपने जैसे जो उनके जैसे गुंडे या इस तरह के जो लोग थे उनके साथ बुरे थे, लेकिन बाकी वो लियारी में उन्होंने काफ़ी काम किया था। यानी वो आप जानते हैं कि सरकार ने उस एरिया को जो है काफ़ी नज़रअंदाज किया हुआ था लियारी को। क्योंकि हम मुहाजिरीन आके रहते थे, इसलिए इसलिए उसको नजरअंदाज किया, क्या था जी, मतलब? एक बहुत ही गुर्बत और पसमंदा जगह थी वो, कि वहाँ पर जो है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई नहीं थी, कुछ भी सरकार की तरफ से दी गई सहूलतें नहीं थी। जी। तो आप कह सकते हैं कि एक करप्ट सिस्टम का प्रोडक्ट आप कह सकते हैं रहमान मामू को। तो लहरी मतलब कैसा, बहुत बैकवर्ड एरिया है, कैसा है? अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं, मैंने सुना है जैसे इंडिया में भी आपके यहाँ जो है एशिया की सबसे बड़ी स्लम जो है यहाँ पर, क्या नाम है? धारावी। धारावी, बिल्कुल जी। धारावी बड़ा वो स्लम नहीं रह जाएगा, वो डेवलप हो रही है। आपकी लहरी डेवलप नहीं हो रही है? जी। उस वक्त तो खैर काफ़ी हालात ख़राब थे, अब शायद बेहतरी की तरफ आ रहे हों। जी लेकिन हाँ, ये है कि उनका जो है तो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो सरकार काम नहीं कर रही थी, वो सारे काम रहमान मामू ने अंजाम दिए थे। अच्छा, रहमान मामू ने? जी, वो उन्होंने एम्बुलेंसेस चलवाईं, डिस्पेंसरियाँ खोली थी, जो सरकार को असल में देना चाहिए था ये सब। जी फिर उन्होंने जो गरीब लड़के-लड़की थे, उनकी शादियाँ करवाते थे वो। आई एम सॉरी, आप एक गुंडे को रॉबिन हुड बता रही हैं आप? नहीं, मैं नहीं बता रही हूँ, जो उन्होंने देखें, अगर आप उनकी जो इस बारे में बात करें कि उन्होंने क्या डकैती की है, मर्डर किए हैं, तो मैं इसको कबूल करूँगी। जी हाँ, ये भी उन्होंने किया है। लेकिन पहले मैं आपको एज़ अ इंसान वो साबित कर दूँ कि वो कैसे थे, क्योंकि मैं उन्हें मामू बुला रही हूँ। तो मैं कुछ थोड़ा बहुत मेरा हक बनता है कि मैं उनके बारे में आपको बताऊँ। तो पहले तो वो इस तरह से उन्होंने मतलब काफ़ी लियारी के लिए काम किया हुआ था। लेकिन हाँ, ये है कि उनके अंदर जो ईविल स्ट्रीक थी, उससे मैं इनकार नहीं करूँगी, क्योंकि उनकी जो है तो अम्मा बताती हैं, मेरी अम्मी, जी जब वो 12 साल के थे शायद, तो वो किसी जो है तो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो गए थे किसी और दूसरे पड़ोसी के साथ। जी पटाखे जला रहे थे शायद, और उन्हें किसी ने रोका था, शायद रात के वक्त ये कर रहे थे।
और फिर इसके बाद इतनी झड़प बढ़ी कि 12 साल की उम्र में उन्होंने उस शख्स पर चाकू से वार कर दिया था। 12 साल के बच्चे ने? 12 साल की उम्र में जी। और उनके जो अब्बा हैं, उनको दाद मोहम्मद जो है, उनसे मेरी इतनी बातचीत नहीं थी, मैंने उनको कभी हमारी कोई इस तरह से बातचीत। वो कैसे आदमी थे? वो भी गुंडागर्दी में थे? हाँ, वो मतलब वो मंशियात का काम करते थे। एक मिनट, मंशियात मेरी ऑडियंस को समझेगी नहीं। जी, वो यानी कि वो ड्रग्स, यानी उनके अब्बा भी ड्रग्स में थे और वो बच्चा गुंडा बन गया। फिर इसके बाद 12-13 साल की उम्र में रहमान मामू ने ये काम संभाल लिया था। जी, ड्रग्स का। जी, फिर लियारी की गलियों में वो नौजवान लड़कों को मंशियात का जो भी काम था ये दे भी रहे थे, बेच भी। यानी ड्रग बेच रहे थे, ड्रग सप्लाई कर रहे थे बिल्कुल, लियारी के अंदर। लियारी। यानी एक तो ऐसे ही वो बैकवर्ड जगह है जी और उसके अंदर और ड्रग्स दे करके, जी और फिर आप कह रहे हैं कि अच्छे काम भी कर रहे थे, डिस्पेंसरी और शादियां उस। जी। अब देखें क्या है ना, जब गरीब का पेट खाली होता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता है कि ये इंसान कहाँ से पैसा ला रहा है, क्या कर रहा है। उसे अपने बच्चों का पेट भरना है, जी या अगर उसको इस तरह की जो सहूलतें हैं अस्पताल की, वो ये देखता है कि मेरा जो मर रहा है वो बच जाए। वो ये नहीं देखता कि इसने पैसे कहाँ से लाए हैं। जी अब ये जो प्रिविलेज लोग होते हैं ना, ये चीज़ को समझ नहीं सकते कि हमारा पैसा कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए। गरीब ये चीज़ नहीं समझता है। आर यू कंडोनिंग रहमान डकैत? सॉरी टू आस्क। मैं उनके खिलाफ हूँ, जी लेकिन मैं क्या करूँ? अच्छा। मेरे उनसे ताल्लुकात रहे हैं। जी जी। तो फिर वो जब 12 साल के बाद जब उन्होंने जिसका उसके ऊपर हमला किया, पुलिस उनको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया उनको? जी हाँ, वो 2-3 बार जेल गए जी और फिर वो बाहर आ जाते। कई बार वो पुलिस वालों को ही कुछ रिश्वत खिला के भाग जाते जेल से, और काफ़ी इस तरह से उनकी चीज़ें रही हैं। जी फिर इसके बाद जब वो अपनी जवानी को पहुँचे थे 20-22 साल में, तब उन्होंने अपनी पहली शादी की थी। जी। और फिर हम उनकी 3 शादियाँ थी, रहमान की? अच्छा तो उनकी 2 बीवियों से तो हम मिले हैं। अच्छा। जी। जी। और उनके जब तक मैं जानती हूँ शायद उनके 12-13 बच्चे तो थे। 12-13 बच्चे? जी, जी। मतलब देखिए, यही तो गुर्बत ऐसी ही बढ़ती है ना कि आप उस एक जगह पे आपकी डेवलपमेंट नहीं है और 12-13 बच्चे पैदा कर रहे हैं। जी, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, उनके बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते थे कि वो भी मंशियात में या ड्रग्स अभी में? अगर आप न्यूज़ पे देखें, जी मैंने भी न्यूज़ पे देखा, मैं ये बात नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं उनकी फैमिली से किसी में टच में नहीं हूँ। जी 24 में, जी यानी 2 साल पहले, उनका सबसे बड़ा बेटा सारबान नाम है उसका, जी। वो एक एनकाउंटर में मारा गया। अच्छा, बेटा भी एनकाउंटर में मारा गया और बाप भी एनकाउंटर में मारा गया? जी, अभी, और उनका बेटा तो अभी 2024 में मारा गया है। अच्छा, वो क्या वही ड्रग्स की वजह से? काहे की वजह से? जी, जी, वो भी इस तरह के सारे कामों में इन्वॉल्व थे। तो वो लहरी में ही ऑपरेट करता था कि कराची के कोई हाईफाई एरिया चला गया? नहीं, वो वहीं थे। देयर ऑलवेज इन लहरी, जी, जी। द डॉन्स ऑफ लहरी, ऐसा था? क्योंकि उनका देखिए वो गढ़ बन चुका था ना, जी। उनका वहीं रहना उनके लिए फ़ायदेमंद भी था, उनकी हिफाज़त भी उसी में थी। तो मुझे खाली थोड़ा सा लहरी डिस्क्राइब कीजिए। अभी आपने ये कहा कि आपके हमारी इस्लाम की जैसी है, जी। बट हमारी इस्लाम ऐसा है कि मतलब उसमें सारे धारावी के अंदर जो है मुस्लिम भी हैं और तमिलियंस भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। वो लार्जेस्ट इस्लाम है, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। तो आपकी लहरी कैसी थी? लियारी में देखें आप, 2 किस्म के लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जी दोनों मुसलमान ही हैं, जी। लेकिन एक तो हैं बलोची मुसलमान जो ईरान से आकर वहाँ बस गए। अच्छा, ईरानी है वो जी। कि अफगानी है वो लोग? नहीं, ईरान से कई लोग आकर बसे अच्छा। हैं। जी। और फिर एक आपको मिल जाएंगे सिंधी मुसलमान। जी, ये लोग मछुआरे हुआ करते थे, जी और इनका कुछ तो बंजारे किस्म के लोग थे। जी। लेकिन ये है कि मतलब यहाँ पर कभी सरकार ने तवज्जो नहीं दी। अच्छा। जी। फिर भी मैं ये कहूँगी कि लोगों के पास अपनी चॉइसेस होती हैं। जी तो रहमान के पास भी चॉइस होती है अगर वो एक बेहतर चॉइस लेते अपने लिए, लेकिन अब्बा भी उनके ड्रग्स बेचते थे, तो उन्होंने वही रास्ता अपनाया, और उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, आप देखें, कामयाबी मिली। मतलब मैं इसको अच्छे तरीके से तो नहीं कहूँगी, जी लेकिन जिस शख्स का नाम तारीख के पन्नों में जी। गुम हो जाना चाहिए था, आज आप देखें आपका पूरा बॉलीवुड उस पर चर्चा कर रहा है। अब वो फिल्म बना ली उन लोगों ने, इसलिए वो बहुत मशहूर हो गया जी, वो। तो यानी उनको एक चेहरा दे दिया, उनको एक पहचान दे दी। जी हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान में उनकी इस तरह से बात भी की जाएगी। जी। तो लेकिन पाकिस्तान में क्या बहुत पावरफुल थे क्या? मतलब पाकिस्तान में उनका पावर इतना बड़ा कि पाकिस्तान में और भी बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं और अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, और वहाँ की तो आर्मी और आईएसआई मेन रूल करती है। देखिए, हर उरूज को ना एक जवाल होता है। वाह। तो मैं अपने लोगों को खाली समझा दूं आपकी उर्दू, जी, ये कहना चाह रही हैं कि जो कोई ऊपर जाता है वो नीचे आता है, तो ये कह रही हैं हर उरूज को एक जवाल होता है।
सो whoever goes up has to come down. जी जी, तो जो प्लेन टेक ऑफ करता है जी फिर उसे लैंड भी करना होता है। जी तो वो जा रहे थे बहुत तेज़ी से अपने उरूज की तरफ जी और बहुत ज़्यादा उनकी पावर बढ़ रही थी। लियारी से बाहर कराची में भी उनका काफ़ी दबदबा हो रहा था। जी लेकिन फिर समझे उनकी बदकिस्मती कहें या आप क्या कहें मैं नहीं जानती, आपके यहाँ से भागा हुआ एक गैंगस्टर जी उसी दौरान उन्हीं सालों में जी कराची में आके बस गया। मतलब आप दाऊद इब्राहिम की बात कर रही हैं हम। जी, जी और वो दाऊद को कभी देखा आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा जी, उनको देखना इतना आसान नहीं है। अच्छा बहुत उनके यहाँ सिक्योरिटी। बट वो बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, सब जानते हैं उनको। जी हाँ। लहरी में सब उनके बारे में जानते हैं कि जी, 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 जी। हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान की तरह ही जानते हैं। अच्छा हम लोग बहुत ज़्यादा आपकी फ़िल्में देखते हैं, जी आपके बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। अच्छा जी। तो वो मतलब दाऊद इब्राहिम अपने नाम से ही पाकिस्तान में रहते हैं। बिल्कुल, जी, 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 हाँ। हम जानते थे कि वो कराची में उनका एक रेसिडेंट है, हम जानते थे ये एरिया उनका और वहाँ जाना मना है। अच्छा आम इंसान वहाँ जा भी नहीं सकते। अच्छा जी। तो आपको ऐसा कभी क्यूरियोसिटी तजस्सुस हुआ नहीं कि आपको जाके मतलब देखना चाहिए कैसा वहाँ का डॉन यहाँ की कैसे हुकूमत कर रहा है? नहीं, मेरे जो आपने तजस्सुस की बात की है तो मुझे एक बार का वाक़या याद है कि हम 15 या 16 साल के थे, हम हमारा भाई जी हम लोग हमारे घर में क्या होता था कि बहुत सारा सामान लाकर रखा जाता था। सामान जी, कुछ लड़के होते सामान यानी कुछ पेटियों में कुछ अच्छा होता था सामान। जी मैं समझती हूँ आज जब मैं सोचती हूँ उस वाक़ये के बारे में तो मुझे लगता है शायद वो ड्रग्स और हथियार थे। अच्छा जी, तो हम कभी आपने देखा नहीं इन पेटियों में क्या कि होता है? हम एक दिन हम कोशिश कर रहे थे मैं और मेरा भाई कि हम जाएँ उस कमरे में। उससे मम्मी कहती थी ये रहमान मामू का कमरा है, यहाँ नहीं जाना है। अच्छा वो लॉक रहते थे। यानी आपके घर में रहमान मामू का सामान जी, जी। ओके तो एक दिन हम किसी तरह खिड़की से कोशिश कर रहे थे कि हम जाएँ और हम देखें क्या है, क्योंकि हमेशा बहुत सारे लोग हैं ना बड़ी-बड़ी गन्स AK-47 जो होती है ना, अच्छा वो लेकर आते। तो वैसे आम तौर पर घूम सकते हैं क्या फर्जन लेके आपके लियारी में उस वक़्त ये जी बहुत आम थी ये चीज़ और काफ़ी सारे लड़कों को रहमान मामू ने ये बंदूकें दी हुई। बड़ी बड़ी बंदूकें दी थी मतलब छोटी पिस्टल भी नहीं? नहीं, 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 नहीं। छोटी पिस्टल से मुझे याद है वो ईद के दिन छोटी पिस्टल लेते थे। अच्छा क्यों? वो कहते थे ईद के दिन हाथ हल्का रखना चाहिए। अच्छा ये क्या डायलॉग है? अच्छा जी फिर वो छोटी पिस्टल ईद के दिन लेते थे जी और फिर वो जाता क्योंकि फिर नमाज के लिए जाएंगे तो इतनी बड़ी बंदूक कहाँ से लेके जाएंगे ना जी, लेकिन वो रखते थे अपनी हिफाजत के लिए। खैर तो हम और हमारे भाई इस तरह से रूम में जब जा रहे थे तो हमारी अम्मी ने हमें देख लिया और फिर हम लोगों की काफ़ी इस बारे में पिटाई हुई थी और हमको बहुत सख्ती से मना किया गया था। किसने रहमान मामू ने पीटा कि मम्मी? नहीं नहीं वो तो नहीं थे घर में, वो हर वक्त क्यों हमारे घर में होंगे। जी हमारी अम्मा ने ही देख लिया था और हमारी काफ़ी सारे पिटाई हुई थी। तो अक्सर जो इतने आप जो लोगों AK-47 के साथ देखती थी आपको अपनी वालदा से अपने वालिद से कोई शिकायत नहीं थी कि हम लोग क्यों ऐसे लोगों के साथ में ताल्लुकात रखते हैं पड़ोसी मतलब हमारा खाली पॉइंट ये है एक बात बताऊं आपको, जी ये सब होने से ना ज़रा हमारा रसूख बहुत था। अच्छा जी, तो हमें ये चीज़ ज़रा अच्छी लगती थी कि लोग हमसे डरते थे, घबराते थे। यहाँ तक कि मैं कॉलेज जाती थी जी तो कुछ लड़के थे जो मेरे साथ तो नहीं होते पर मेरी हिफाजत के लिए हमेशा जो है तो वो कॉलेज के गेट पर रहते थे और ये बात सब में आम थी। जी तो मेरा कॉलेज में भी काफ़ी रसूख था तो मुझे ये बात दरअसल आज तो ये रहमान की भांजी है इसको छेड़ना नहीं जी आज पीछे देखती हूँ तो लगता है सही नहीं है पर उस वक्त मुझे वो अटेंशन जो था या एक रसूख जो था जी मेरा लोगों में एक दबदबा था वो मुझे अच्छा लगता था। शादी हुई आपकी? जी मेरी 2 शादियाँ हुई थी। एक तो शौहर मेरे सऊदी में हुआ करते थे, फिर मेरी उनसे तलाक हो गई, जी तो उनसे मेरा एक बेटा है। जी फिर मैंने दूसरी शादी करके मैं ओमान चली गई। अच्छा जी। तो आपने फिर पाकिस्तान या लहरी छोड़ा कब आपने? जी, बस रहमान मामू का जब एनकाउंटर हुआ है, जी उसी के 3 महीनों के अंदर हम निकल गए थे वहाँ से। हम चले गए थे सबसे पहले हम गए दुबई। जी फिर क्योंकि हमारे अब्बा जो थे ना वो बहुत ही क्लोज थे रहमान मामू के, तो हमारी जानों पर भी ख़तरा बन चुका था। जी तो हम विद इन 3 मंथ्स निकल गए थे दुबई के लिए। फिर हम काफ़ी अरसा दुबई में रहे। जी फिर जब मैं 21 या 22 साल की हुई तब फिर अम्मा ने हमारी शादी करवा दी थी जी सऊदी के जो है तो एक शख्स से, वो उनसे हमारी शादी। क्या करते हो भी अंडरवर्ल्ड में थे? नहीं 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 फिर हमने उसके बाद वो बिल्कुल वो दुनिया हमने छोड़ दी और बिल्कुल फिर उसके बाद हमने वो काम बिल्कुल अंजाम नहीं दिए, ना ऐसे लोगों से हमने राब्ता रखा। जी वो दरअसल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में थे, उनका बिजनेस था। जी। तो वो जो आपने भी बताया कि आप लोग को भी डर का माहौल खौफ हो गया था तो ये डर और खौफ आपको क्यों हो गया जब आप लोग उस बिजनेस में थे नहीं उनके मंशियात में या अंडरवर्ल्ड में? क्योंकि हमारे अब्बा उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र थे। अच्छा जी जी जी। तो फाइनेंशियल एडवाइजर तो मतलब
वो उनको फाइनेंशियली एडवाइस करते थे। जी बिल्कुल। तो रहमान उनकी सुनते थे आपके वालिद की? बहुत बहुत इज्जत करते थे। अच्छा। जी। तो आप लोगों को फिर आपको खतरा पुलिस से था या सरकार से था या आपके अंडरवर्ल्ड के राइवल से था आपको? आप कह सकते हैं कि दोनों से था। क्यों? जी, क्योंकि देखिए ये एक जो जुर्म की जो दुनिया होती है ना, जी। यहाँ पर आपका कोई सगा नहीं होता है। जी। जहाँ देखते हैं ना कि कोई कमज़ोर पड़ रहा है तो उसको उठाते नहीं हैं, उसको और ज़्यादा दबा कर ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा। तो हमें दोनों तरफ से ख़तरा था जी। कि अब पता नहीं कौन हमारे पीठ में छुरा जो है तो भोग सकता है। जी। तो हम निकल गए थे वहाँ से फिर अपनी जानों की हिफाजत करके। तो लेकिन मैंने सुना था रहमान जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कनेक्टेड भी था। उस ज़माने के गवर्नमेंट और उस ज़माने की सरकार से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। आपको अपनी अम्मा को यहाँ पर कोट करना चाहूँगी। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं रहमान को सियासत रास नहीं आई। अच्छा। जी, वो दरअसल 2007 या 8 तक है ना, जी। वो इसी कामों में थे। भत्ता का काम था, मंशियात का काम था। बत्ता क्या काम? भत्ता यानी होता है, आप कहते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन। जी, जी, तो मतलब सबसे पैसे ऐंठना। ऐंठना। हाँ। जी। तो जब तक ये काम कर रहे थे ना वो, जी। तो उनका सब सही चल रहा था मामला, लोग उनसे डरते थे, चाहे पॉलिटिशियंस हों, पुलिस वाले हों। जी। लेकिन फिर जैसे मैं बात कर रही थी, मैं मौजू से भटक गई जी। कि जो दाऊद इब्राहिम वहाँ आए हुए थे कराची, जी। तो कहते हैं एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। जी। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि मैं समझती हूँ कि रहमान मामू थोड़े से इनसिक्योर हो गए, जी। क्योंकि दाऊद ने भी वहाँ पे लोगों से कनेक्शन बनाना, पॉलिटिकल सर्कल्स में उठना बैठना जी। शुरू कर दिया था, और कराची में ही थे जी। वो भी। तो अब इनको शायद रहमान मामू को ये हुआ कि मैं बताऊं कि भाई कराची का डॉन कौन है, तुम कल के आए हुए हो। जी। तो इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जी। मैं इसे गलती का ही नाम दूंगी कि इन्होंने नूरा को अगवा कर लिया। आप जानते होंगे नूरा। नूरा, वो जो दाऊद का भाई नूरुल हक। जी जी अच्छा, जो नूरा के नाम से मशहूर है। हाँ। जी जी हाँ, अगवा कर लिया? अगवा कर लिया। अच्छा, यानी किडनैप कर लिया? जी, हाँ। ना सिर्फ अगवा कर लिया, बल्कि इसके बाद उसे काफ़ी टॉर्चर किया। हाँ। जी, और फिर टॉर्चर करने के बाद उसे पॉइंट ब्लैंक 6 गोलियां मारी। जी। एक गधे की गाड़ी आती है, मतलब आगे गधा बंधा होता है, पीछे वो काट के जैसा होता डोंकी कार्ड। है। जी हाँ, उस पर लाद के जी। उसकी लाश को दाऊद के घर के बाहर भिजवा दिया। क्या वाकई जो हम लोग के कुछ और वर्जन है कि नूरा वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर या उसको बहुत एक बीमारी लाहक हो गई थी अब देखिए और वो नेचुरल डेथ की वजह से मारा गया हो? इतने बड़े डॉन के भाई को इस बेइज्जती से मारना जी। कि उन्होंने, हालांकि आप जो कह रहे हैं ये बात 10-15 दिन तक ही छुपी हुई थी। मैं नहीं समझती हूँ कि आपको इस चीज़ को मानना चाहिए। आप तो आपके बारे में मैं काफ़ी कुछ जानती हूँ। जी। आप दाऊद इब्राहिम पे आपने काफ़ी काम किया है, जी। तो आप कैसे ये खबर मान रहे हैं? मतलब इन द सेंस कि दैट्स व्हाट्स द ऑफिशियल वर्जन। देखिए, मैं होता ये कि मैं अंडरवर्ल्ड की सूत्रों को कम मानता हूँ और ऑफिशियल जो हमारी सोर्सेज आईबी, पुलिस, इनको ज़्यादा मानता हूँ, सीबीआई को। तो ऑफिशियल उन्होंने ये कहा कि नूरा बीमार था, अस्पताल में था और फिर वो मर गया नेचुरल डेथ। 15 दिन में पूरे कराची में ये बात आम हो गई थी जी। कि रहमान ने ही नूरा को मारा है। अच्छा। और मैं समझती हूँ कि ये रहमान मामू की बहुत बड़ी गलती थी। उनको शेर के मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए था। ओके, आप दाऊद को शेर बोल रही हैं? मैं ये दाऊद को शेर नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अपने जान बचाने के लिए। अब वहाँ आपस में तो वो लोग एक दूसरे को शेर ही समझते होंगे, जी। जी। तो हैं सारे के सारे गिद्ध। जी। फिर इन्होंने ये गलती कर दी। ये मैं समझती हूँ इन्होंने अपना पावर दिखाने के लिए किया दाऊद को, जी। कि लियारी का बादशाह रहमान है, तुम नहीं हो। बट नॉट कराची और नॉट पाकिस्तान का। नहीं, हाँ। तो लेकिन फिर वो कराची में बढ़ा ही रहे थे ना अपने आप जी। को। और फिर उसी दौरान ये हुआ कि 2008 में बेनज़ीर भुट्टो वापस आ गई अपनी जिला वतनी ख़त्म करके। जी। तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जी। अब लियारी में तो इनका नाम काफ़ी कुछ था ही बड़ा, तो इनको जिम्मेदारी दी गई, रहमान मामू को जिम्मेदारी दी गई जी। कि तुम्हें बेनज़ीर की हिफाजत करनी है। तो सर मुशर्रफ तो बहुत पावरफुल थे, तो उन्होंने कुछ उसको किया नहीं, मतलब रहमान डकैत को या लोगों ने कुछ किया नहीं कि तुम बेनज़ीर को बुला रहे हो? नहीं, उन्हें सिर्फ ये बताया गया कि बेनज़ीर वापस आ रही है, तुम उसके मुहाफ़िज़ हो, अच्छा। वो हमें जिंदा सलामत उसे अपने तुम्हें घर तक पहुंचाना है। किसने मुहाफिज बनाया था रहमान को? जी, ये जो पीपल्स पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी जी। है, जी, पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ पाकिस्तान। जी। हाँ जी हाँ, इन्होंने
इनसे ये जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी, बल्कि वो भी इस चीज़ से जुड़ रहे थे। जी मैं बता रही हूँ ना कि वो बस उनकी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया ही था, उन्हें शायद बहुत और कुछ करना ही था, लेकिन फिर वो बीच रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो गया, ये समझ लीजिए आप। अच्छा, बेनज़ीर से मुलाकात उनको बहुत उनके मनहूस साबित हुई। कह सकते हैं आप इस तरह से, या सियासत उनके लिए, जैसे मेरी अम्मी कहती हैं, सियासत उन्हें रास नहीं आई। जी तो इन्होंने इनको बाकायदगी से अपना काम अंजाम दिया, इन्होंने बहुत बखूबी उनकी जान की हिफाजत की। आप देखें इंटरनेट पर वीडियोस मौजूद हैं, काली गाड़ी में रहमान मामू आए थे और उन्होंने वहाँ पर जैसे ही आई हैं बेनज़ीर भुट्टो, गोलियों की बरसात होने लगी। एयरपोर्ट पे। नहीं, वो एक एरिया था, जी नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोलियों की बरसात होने लगी, क्योंकि हमने भी असल में न्यूज़ पर ही देखा था, हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे। जी तो फिर जो है तो मामू ने बहुत ही बहादुरी से उनकी जान बचाते हुए उन्हें कार में अपने साथ काली गाड़ी लेकर गए थे, वो उनकी बड़ी वाली गाड़ी, हम लोगों को बहुत पसंद थी उनकी वो गाड़ी, तो उसमें वो जो है तो बिठाकर फिर यानी पर्सनल बॉडीगार्ड फॉर बेनज़ीर भुट्टो। जी बिल्कुल, उनको बिठाकर अपने साथ ले गए थे और फिर उनकी जान की हिफाजत की। फिर वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम करते रहे। फिर इन्होंने एक और बनाया था पीपल्स अमन कमेटी, लियारी के लिए इन्होंने बनाया। किसे, रहमान ने? जी अच्छा, तो ये एक इंडिविजुअल अपने लिए इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो रहे मतलब वो नेता ही बनना चाह रहे थे। जी। ओके। तो वो कहते हैं ना कि जब तक वो गुंडा थे तब तक वो जिंदा थे, जी जब वो मसीहा बनने गए जी तो फिर उनकी जो है तो इन्ना लिल्लाह हो गया। हो गया, बिल्कुल यही उनके साथ हो गया। ओके। तो अब वो जो है तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अपने उनका जो रहमान डकैत एक टाइटल भी पड़ गया था। फिर उन्होंने कहा ये भी कहा कि अब मुझे रहमान डकैत नहीं बुलाओ, मुझे सरदार अब्दुल रहमान बलोच बुलाया करो। सरदार अब्दुल रहमान जी, बलोच। तो वो अपनी जो वो थी ना वो क्लियर करवा रहे थे, अपनी जो उनकी जो इमेज पे जो धब्बे लगे हुए थे, जी अब समझिए उसे वो साफ कर रहे थे। हम्म। तो आप हिदायत कह सकते हैं इसे। हाँ, हिदायत नेकी की तरफ होती है। जी, नहीं तो वो ये सब अच्छाई की तरफ ही आ रहे थे और वो कह रहे थे कि अब से गोलियां नहीं जो है तो चलाई जाएंगी लियारी में और अमन व अमान होगा। खुद ही बना रहे थे ये सारे रूल्स, जबकि मुझे याद है कि मतलब मुझे खुद ही इसमें कितना तज़ाद दिखता है कि वो जो है तो खुद ही उन्होंने नौजवान लड़कों को बंदूकें हाथ में दी थी और फिर कुछ साल बाद वो खुद ही कह रहे थे कि अब लियारी में बंदूकें नहीं चलेंगी। अच्छा, जी मतलब ये मेरे ख्याल से वो जो उनका अंडरवर्ल्ड से जो उनका जो प्रमोशन जो है, जब को अपग्रेड करके पॉलिटिक्स में जा रहे थे, आई थिंक तो उन्होंने शायद सोचा बंदूकें छोड़ दें और थोड़ा सा वो वाइट वॉश हो जाए या सफ़ेद पोश हो जाए वो। हाँ बिल्कुल। फिर ये इनका जो इन्होंने नूरा वाला जो वाक़या किया, जी तो लोगों में तो यही आम कर दी खबर कि वो नूरा बीमार थे और कैंसर हो गया था, लेकिन दाऊद इस बात पे बहुत बौखला गया था जी कि वो इंडिया से तो बच गए, जी वो दुबई में भी महफूज रहे, कराची आते ही उनके साथ इतना बड़ा हादसा रौनुमा हो गया और वो इस मामले में कुछ कर नहीं पाए। वो भी एक छोटे से इलाके के आप कह सकते हैं गुंडे ने जी के भाई को, जिनका बहुत बड़ा नाम है, मुंबई के बहुत बड़े डॉन हैं, ये उनके साथ कर दिया। वो बौखला गए। दाऊद को हमेशा अपने भाइयों के कत्ल पे बहुत गुस्सा आता था। फॉर एग्जांपल जैसे बॉम्बे में भी जब वो दाऊद थे, तो साबिर कास्कर का जो मर्डर हुआ था, जो पठानों और मनिया सरों ने मिलकर किया था, तो दाऊद ने इंतकाम लिया था उसका, तो उसको अपने भाइयों पे हमला बुरा लगता है उसको हमेशा से। और आप देखें कि सारे उनके भाइयों का कत्ल ही किया जाता है, कोई ना कोई जी। कत्ल ही कर देता है उनके भाइयों को। फिर उनका अब उन्होंने कहा कि रहमान को हटाना है रास्ते से। तो दाऊद ने खुद क्यों नहीं मारा उसको फिर, मतलब व्हाई दाऊद डिड नॉट हैव हिज ओन पीपल टू गेट हिम किल्ड? देखिए हर जगह एक चीज़ होती है कि जब आप इनडायरेक्टली कोई काम करवा सकते हैं तो उसमें डायरेक्ट हाथ आप क्यों डालें। जी तो जब वो उसको एक रूप दे सकते हैं एनकाउंटर का, उसमें वो उसको अपनी जो है तो अपने आप को ना इन्वॉल्व करते हुए, क्योंकि देखिए दाऊद का डायरेक्ट भिड़ना दाऊद के लिए उसके मिजाज से अगर मैं कहूँ तो नीचे उतरना ना, कि एक छोटे से टाउन के गुंडे से वो जो है तो डायरेक्ट भिड़ बड़ा रहे तो हैं बड़ा हो गया ना, सरदार अब्दुल रहमान बलोच हो गया था। थे जी, हो रहे थे। तो ये दाऊद को मैं समझती हूँ कि उसको लगा होगा कि मैं कहाँ एक छोटे के मोहल्ले के गुंडे से जो है तो डायरेक्ट वो करूँ, वो उसकी औकात नहीं है जो भी उनकी। जी फिर इसके बाद उन्होंने उनका तो सर्कल्स में, पॉलिटिकल सर्कल्स में काफ़ी उठना बैठना था ही। जी अब मैं कुछ ऐसे नाम ले रही हूँ जो मैं नहीं समझती हूँ, पता नहीं इसके बाद मैं प्रॉब्लम में ना आ जाऊँ, जी बट जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आसिफ जरदारी उनके साथ इन्वॉल्व थे। आपके
बेनज़ीर भुट्टो का हस्बैंड? शौहर जी। शौहर, अच्छा। बल्कि एक पता नहीं ये बात कितनी आम है या नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी आसिफ ज़रदारी ने ही करवाया था। जी। मैंने अपनी किताब में लिखा है, जी। अगर आपने पता नहीं पढ़ी हो, मैंने अभी रिसेंटली लिखी थी, मैंने दुबई टू कराची दाऊद इब्राहिम के बारे में, तो उस किताब में उसका ज़िक्र किया है मैंने। पाकिस्तान में ये बात काफ़ी आम है। आम है ये बात। उन्होंने ही कत्ल करवाया। आप क्यों ऐसा कह रही हैं मतलब? जी, जो पढ़ा लिखा तबका है वो तो खैर जानता ही है। अच्छा, जी। तो आपका कहना है कि दाऊद का हाथ बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर में था, जी। ज़रदारी के साथ? ज़रदारी के साथ बिल्कुल। जी। तो माय होल पॉइंट इज़ के यहाँ पे हम एक्चुअली डिस्कस उसमें नहीं जाएंगे, ज़रदारी के लिए बाद में जाते हैं, बट मैं जानना चाहता कि रहमान, डकैत और फिर दाऊद का मामला कैसे मतलब अपने उरूज पे पहुंचा, क्या हुआ? हाँ, फिर इसके बाद वो आपने देखा होगा कि आपकी जो मूवी भी जो चल रही है, जी, आपने देखी है? मैंने नहीं देखी। जी, हमने देखी। अच्छा, जी, हम लोग तो कहाँ तक हकीकत है उस फिल्म के अंदर, वो जो बताया उन्होंने? नहीं, आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छे से फ़िल्माया है। 30-40% तो सच है। जी बाकी तो फिर थोड़ा बहुत आप सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं। जी। जी। तो वो जो वाक़या है उसके अंदर कि इंडियन एजेंट का जाने का, वो लहरी में बसने का और काम करने जी, वो इंडियन एजेंट का तो मैं नहीं कहूँगी, पर ये जो असलम चौधरी, जो संजय दत्त का जो रोल दिखाया गया है असलम चौधरी का, जी। तो इनको दरअसल मोहरा बनाया गया। अच्छा। और ये हर जगह ये चीज़ होती है जी कि आप पुलिस वालों को मोहरा बनाते हैं और आपको जिनको कत्ल करवाना होता है आप उनका एनकाउंटर करवा देते हैं। हर जगह मतलब दाऊद पुलिस वालों को मोहरा बना के करता है ऐसा? जी, आप जैसे मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, जी ये स्टोरी इसमें भी यही है जी कि न्यूयॉर्क की स्टोरी है जी। कि यहाँ पर जो है तो कुछ लोग पुलिस वालों को इस्तेमाल करते हैं अच्छा कि वो किस तरह से एनकाउंटर कर दें माफिया के लोगों का, अच्छा, पुलिस वाले माफिया का एनकाउंटर करते हैं माफिया के बोलने पे? कहने पर, माफिया के कहने पे? माफिया के ही कहने पर और होते पुलिस वाले हैं? होते पुलिस वाले। न्यूयॉर्क में मतलब ये इट्स अ बुक अबाउट दोज न्यूयॉर्क ऑफिसर्स। जी। वैसे दाऊद ने बॉम्बे में भी ऐसे ही किया है कि उसने कुछ पुलिस वालों के जरिए अपने दुश्मनों को मरवाया है। जी। तो असलम चौधरी ने ये एनकाउंटर दाऊद के बोलने में किया है? जी, मतलब आप समझे डायरेक्ट, मैं तो नहीं जानती कि मुलाकात हुई हो या नहीं, जी पर दाऊद की जो मैंने जैसे कि कहा जो उनका पॉलिटिकल सर्कल जो था ना, जी तो वो बहुत उनके क्लोज निट था और वो जिससे चाहे जो काम निकाल सकते थे। जी तो आसिफ जरदारी उनके समझे आप खासों में से हो सकते हैं और फिर उन्होंने असलम चौधरी को कहा कि भाई आप ये काम अंजाम दें। तो पहले 2008 में भी उनकी एक बार गिरफ्तारी हुई थी, जी पर फिर वो भाग गए थे रहमान मामू। जी फिर 2009 में उनकी जून में गिरफ्तारी हुई, जी। लेकिन उस गिरफ्तारी को सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं किया गया। मतलब 2 बार गिरफ्तार हुआ था अपने एनकाउंटर से पहले? पहले जी हाँ, जी अच्छा। हाँ। और सेकेंड टाइम उसको दर्ज नहीं किया गया कि वो गिरफ्तार हुए। फिर इसके बाद वो एक बार फिर वहाँ से पुलिस वालों को उन्होंने ब्राइब किया और वो निकल गए। जी लेकिन फिर कहाँ तक बचते, 2 महीने बाद ही जून में समझो उनका अरेस्ट हुआ और अगस्त की आई डोंट नो कुछ अगस्त ही चल रहा था जी। और वो जो है तो उनका एनकाउंटर असलम चौधरी ने कर दिया। तो फिल्म के मुताबिक तो इंडियन एजेंट ने उस एनकाउंटर में मदद की थी, उसका एनकाउंटर होने में। जी। तो मैं खाली एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, क्या वो इंडियन एजेंट दाऊद इब्राहिम के कहने पे कर रहा था या क्या था? या आप ये कह रहे हैं कि दाऊद ने आसिफ जरदारी से कहा और आसिफ जरदारी ने जो है वो मैं सेकंड पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा आपकी तरफ कहना चाहूँगी कि ये ज़्यादा पॉसिबल है जी कि दाऊद ने आसिफ जरदारी से करा और आसिफ जरदारी ने ये काम अंजाम दिया, क्योंकि अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं रह गई थी रहमान की, आसिफ जरदारी को नहीं रह गई, नहीं रह गई। या उसको ऐसा था कि वो बेनज़ीर का वफादार है, मेरा वफादार नहीं है, जी ऐसा कुछ था? हाँ, तो इन्होंने इसका काम तमाम करवा दिया। अब इंडियन एजेंट का तो है, तो देखिए इंडियन को तो वैसे भी आप लोगों को हीरो बनाना बहुत पसंद है और पाकिस्तान को विलन बनाना बहुत पसंद है। तो बहुत साल पहले आपकी गदर देखी थी मैंने, आपकी गदर से लेके धुरंधर तक जी। आप इंडियंस को हीरो दिखाते हैं। वेल आई मीन इंडियंस आर हीरोज, आई मीन सो वी नो, आई मीन बट ठीक वो फिल्म है, मतलब आई मीन वी डोंट टेक इट सीरियसली, बट लयारी रियल है। और अगर आपका आसिफ क्या नाम उसका, बलोच, अब्दुल रहमान बलोच, और आपके सारे आसिफ जरदारी, मतलब दीज आर रियल पीपल, तो रियल लोगों को जैसा आप कह रही हैं थोड़ा सा लिबर्टी ले लेते हैं, तो ले लिए लोगों ने, लेकिन वाकयात तो सही है ना, मतलब जो कुछ हुए हैं, उसका एनकाउंटर तो हुआ है, असलम चौधरी ने उसको मारा है, और आप कह रहे हैं कि दाऊद से उसकी दुश्मनी थी, तो मतलब दीज आर रियलिटीज, इजंट इट? जी हाँ, जी हाँ। तो द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट कि कभी उसका एनकाउंटर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, कभी असलम चौधरी को पूछा नहीं गया, या आई मीन जो हमारे यहाँ एनकाउंटर की इंक्वायरी होती है, जी हमारे कई बार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट
कभी-कभी अरेस्ट भी होते हैं, फँस भी जाते हैं सरकारी तहक़ीक़ में। हो सकता है इंक्वायरी हुई हो, क्योंकि फिर आप जानते हैं ना असलम चौधरी का अंजाम क्या हुआ? जी, नहीं पता, आप एक्सप्लेन करिए क्या हुआ? चौधरी को भी बम धमाके में जी। एसआई वालों ने उड़ा दिया। यानी जो एक अकेला सबूत था जो कह सकता था उसको उड़ा दिया। जी, जी हाँ, जी। यानी मेन सबूत ही हटा दें। बिल्कुल, तो आप ये कह सकते हैं। खाली मेरा एक छोटा सवाल यहाँ पर ये है कि व्हाई डू यू थिंक कि दिस वाज़ आउट ऑफ राइवलरी विद दाऊद? व्हाई डोंट यू थिंक कि शायद गवर्नमेंट सफाई करना चाह रही हो, क्लीनिंग करना चाह रही हो कि लयारी के ऐसे सारे गुंडों को ख़त्म करके लयारी को साफ और क्लीन और क्राइम फ्री बनाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता? आप देखें तो रहमान मामू जो है ना, वो कोई पहले इस तरह के डकैत नहीं थे अच्छा, लयारी में। अगर गवर्नमेंट को साफ करना था जी। तो रहमान मामू से पहले साफ करते ना। अच्छा, वहाँ पर एक हाजी लालू करके थे, वो बहुत बड़े लयारी के दादा वगैरह हुआ करते थे। और फिर इसके बाद बाबू डकैत नामी एक शख्स थे। बाबू डकैत। जी, सब नाम कह के डकैत लगा देते अपने, वहाँ पे सब फैशन तो कुछ। आप कह सकते हैं। अच्छा, बाबू डकैत के वाक़े से तो मुझे याद आया, बाबू डकैत का ऐसा है कि जब उसकी बढ़ रही थी रहमान की पॉपुलैरिटी लयारी में, तो बाबू डकैत ने आकर रहमान से बात करने की कोशिश की, जिसमें बाबू डकैत ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि वो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं। हाँ, बाबू डकैत रहमान का बायोलॉजिकल फादर है। जी, आई मीन वाज़ रहमान्स मदर हैविंग एन अफेयर? आई मीन जी हाँ, जी हाँ। और इसी के बाद जब ये बात पता चली, दोनों की काफ़ी झड़प हुई जी, और फिर बाबू और रहमान की। रहमान मामू और खदीजा अम्मा की, और फिर रहमान मामू ने खदीजा अम्मा का कत्ल कर दिया था। अच्छा, इसके बाद ही उसने अपनी माँ का मर्डर किया था, जब उसको पता चला कि उसकी माँ के नाजायज़ ताल्लुकात थे। जी हाँ। अब वहाँ छुपाने के लिए कहते हैं कि नहीं, वो पुलिस की मुखबिरा थी और ये था, जी, लेकिन दरअसल बाबू डकैत ने उसे मुखबिरा यानी इन्फॉर्मर। जी, खदीजा वाज़ पुलिस इन्फॉर्मर। पुलिस इन्फॉर्मर, ये उनकी समझिए, आप कह सकते हैं कि उनकी इज्जत को क्या कहते हैं, महफूज रखने के लिए। रखने के लिए। जी हाँ। तो बाबू डकैत और रहमान के बीच कभी कुछ नहीं हुआ? इन लोगों का मतलब इस तरह से था, बाबू डकैत उनके समझिए बाप की एज पर थे ना, फादर फिगर थे। तो फिर वो उनका जो ढलान का वक्त था ना, उस वक्त रहमान उनका उड़ान का वक्त था। अच्छा। तो बस ये बात है। फिर इसके बाद बाबू डकैत का भी कत्ल कर दिया गया था। किसने किया था? रहमान ने किया? अब वो मैं नहीं जानती किसी ने, बट वो भी लयारी में ही था। लयारी में ही थे। जी हाँ। तो व्हाट वाज़ द नीड फॉर हिम टू कम एंड टेल हिज ग्रोन अप सन कि मैं तुम्हारा क्योंकि बायोलॉजिकल। ये लोग जो हाजी लालू के ना कई बेटे थे, जिनमें से एक अरशद पप्पू भी था। जी, तो ये लोग अब लयारी में पता नहीं क्या बात है कि हर कोई उस पर अपनी हुकूमत चाहता है। लयारी। जी, तो हाजी लालू और उनके बेटे भी हुकूमत चाह रहे थे जी, लयारी पे, और रहमान मामू भी हुकूमत चाह रहे थे लयारी पे। जी, लेकिन फिर ये हुआ कि रहमान मामू की हुकूमत तेज़ी से बढ़ने लगी और लोग उनको ज़्यादा मानने लगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोगों के मसीहा बन रहे थे। तो ये बात है ना, हाजी लालू को हजम नहीं हुई। और हाजी लालू और बाबू डकैत में अच्छी दोस्ती थी। जी। तो मुझे लगता है कि उनको वो कहते हैं ना, मेंटली किसी को तोड़ दो आप, अगर आप उनको वैसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो शायद मेंटली तोड़ने के लिए हाजी लालू ने भेजा हो बाबू डकैत को। हाजी लालू ने बाबू डकैत को भेजा, रहमान के बाद। हाँ, ये बात बताओ, हाँ। कहो कि हमारे साथ मिल जाए, इस तरह की बातें। जी, तो कुछ वक्त तक लोगों ने मिलके काम किया भी था, लेकिन फिर इनके भी आपस में भी, देखिए माफिया में है ना, जी। बहुत लंबी दोस्तियां नहीं होती हैं, बहुत लंबी दुश्मनियां नहीं होती हैं, ज़रूरत के हिसाब से रिश्ते बदले जाते हैं। हाउ डू यू नो सो मच अबाउट माफिया इन देयर? मैं बड़ी हुई हूँ उस दौरान, उस दरमियान में मैंने अपने आगे लोग बदलते हुए देखे हैं। जो कभी हमारे साथ बुरे थे, वक्त बेहतर हुआ, वो हमारे साथ अच्छे हो गए। मैंने बहुत नज़दीक से इस दुनिया को देखा है। अच्छा। लेकिन अब मैं खैर खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि मैं निकल गई हूँ उस जगह से। तो पढ़ाई लिखाई कितनी की है आपने? कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जी, मैं उस वक्त ही देखिए अपने ग्रेजुएशन कर रही थी, लेकिन फिर हम निकल गए थे वहाँ से फ़ौरन जी, दुबई के लिए। जी, फिर मैंने दुबई में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जी, और इसके बाद मैंने कुछ और कोर्सेज भी जी। किए थे। तो मतलब आपने काफ़ी पढ़ाई लिखाई जारी रखी है आपने? फिर इसके बाद लेकिन फिर शादी हो गई, जी। तो फिर शादी, बच्चे तो आप फिर कहाँ सेटल हो गई जाके आप लोग? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले दुबई में थे हम। जी, फिर पहली शादी हुई तो सऊदी चले गए। जी, फिर सऊदी में तकरीबन 8-10 साल रही हूँ मैं। जी, फिर वो शौहर से इख्तिलाफात हुए, जी, अलग हो गए। जी, फिर मैं वापस दुबई आ गई। जी, फिर दुबई में फिर कुछ अरसा रहने के बाद एक ओमान के प्रोफेसर होते थे मेरे दूसरे शौहर। जी, तो फिर मैं वहाँ पर उनसे शादी करके जी, चली गई। अब ओमान में ही रहती थी, पर अब खैर अब हम साथ में नहीं हैं, जी। लेकिन अब मैं ओमान में ही हूँ अपने बच्चों के साथ। तो आप अभी किसी से टच में हैं लयारी में, पाकिस्तान में, कराची में, जो रहमान से
कोई कनेक्शन ताल्लुक हो उसका? मैं लियारी में अपने रिश्तेदारों से टच में हूँ, लेकिन जो रहमान के कनेक्शन है वो हम जैसे मैंने कहा हमारे बीच कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं उन्हें मामू ज़रूर बोलती हूँ लेकिन हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। जी। तो उनके मैं किसी भी लोगों से, उनके भाइयों से या उनके दूसरे दीगर बच्चों से, मैं उनसे कोई टच में नहीं हूँ। अच्छा, उनके बच्चे हैं अभी वहाँ पे जी, जी, उनके काफ़ी रहमान के? सारे बच्चे हैं। काफ़ी सारे हैं? जी हाँ, 12-13 तो मेरे सामने ही थे। अच्छा। जी, अब पता नहीं और कितने हैं, उनके पोता-पोती भी होंगे। तो वहाँ वो लोग उनका खानदान अब भी लहरी में रहता है? लियारी में रह रहे हैं, जी। क्या करते हैं उनके बच्चे? मतलब कुछ सुना आपने? जानते हैं उनके लोगों के बारे में? जैसे मैंने एक बेटे के बारे में जो आपको बताया वो भी मैंने न्यूज़ पर ही पढ़ा। मैं जानती नहीं हूँ, ना मैं उनके अब उनके ज़िंदगी में उनके बच्चों के क्या हालात हैं, ना मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, जी। ना मैंने कोई उनके बारे में अपडेट रखा कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो बाकी दूसरे बच्चों के आपको अंदाज़ा नहीं, खाली एक बच्चे का एनकाउंटर जानती हैं? जी, वो भी मैंने न्यूज़ में ही पढ़ा था। तो उनके बच्चे पढ़ते-वढ़ते थे या सब इसी अंडर माफिया में उनके गैंग में ही आ रहे थे? मैं नहीं बता सकती आपको इस बारे में। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। जी। तो कभी आपने गन चलाने की सोची है? कभी आपने उस माहौल में आप बड़ी हुई तो कभी आपने ड्रग यूज़ करने की सोची है आपने? जैसे कि बताया मैंने आपको एक बार बस कोशिश कर रही थी तो अम्मा ने इतनी पिटाई कर दी, फिर इसके बाद दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई कि वो सब करें, जी। अंजाम दें। जी। तो वो जो खीर वाला वाक़या है, मैं खाली थोड़ा-सा इंटरेस्टेड हूँ उसके अंदर कि वो क्यों ईद के दिन जब पूरी दुनिया सेवई खाती थी, तो रहमान आपकी अम्मी से खीर क्यों बनवाता था और वो खीर क्यों बनाती थी? जस्ट मेरा खुला थोड़ा क्यूरियोसिटी थोड़ा ये है। बस उनको एक बार इस तरह से कुछ हुआ था कि अम्मा ने खीर बनाई हुई थी जी। और रहमान मामू आ गए थे, जी। तो कुछ उस वक़्त घर में और था नहीं तो उन्होंने वही खीर रख दी थी। जी। तो जब से वो उन्हें इतनी पसंद आ गई थी कि अब वो ख़ास करके ईद में जो है तो वो भले खाना खाएँ ना खाएँ, कितनी बार अम्मा ने कोशिश की कि आज मैंने बिरयानी बनाई है, हलीम बनाई, पर वो ये सब नहीं खाते थे। जी। सिर्फ़ आते थोड़ी देर के लिए, खीर खाते, ठंडी फ्रिज की खीर और फिर वो चले जाते। तो एक बार क्योंकि उन्होंने खाई थी और जब से उन्हें इतनी पसंद आ गई। तो आपको बेनज़ीर भुट्टो के मरने पे, रहमान के मरने पे कोई अफ़सोस हुआ हल्का-सा भी? बेनज़ीर के मरने पे तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं हुआ, हालाँकि बाकी आधा पाकिस्तान गम मना रहा था। अच्छा। जी, लेकिन हाँ, रहमान मामू के लिए हालाँकि बुरा नहीं लगना चाहिए था, पर लगा। मतलब क्यों चूँकि जब आपके सगे मामू भी नहीं थे आपके फिर? हाँ, पर क्योंकि देखिए किसी का घर में इतना ज़्यादा आना-जाना होता है तो एक आप एक पेट भी रखते हैं तो आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। तो फिर तो वो इंसान है और हमारे साथ उन्होंने कभी बुरा नहीं किया और लियारी के गरीबों के साथ भी उन्होंने बुरा तो अगर वो आप कहें दुश्मन थे तो अपने जैसों के दुश्मन थे ना, अच्छा। गुंडों के, चोर-उचक्कों के, डकैतों के। जी। तो ये पाकिस्तान अमन पार्टी जो बनाई थी उन्होंने, उसका क्या हुआ? वो ख़त्म हुई कि है अभी तक? पाकिस्तान अमन पार्टी कंटिन्यू हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसका अपडेट रखा नहीं। किसी और ने उसकी बागडोर तो सँभाली थी। जी। जी। तो पार्टी आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं, मैंने नहीं रखा उसका अपडेट। तो ये मतलब आपको पता है कि आपके पाकिस्तान के और हमारे बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में काफ़ी सिमिलरिटी है। हमारे यहाँ में एक अरुण गौली हुआ करते हैं, उन्होंने अखिल भारतीय सेना बनाई थी, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। और अब जैसे आप बता रही हैं कि आपके रहमान डकैत या आपके रहमान मामू ने भी पीएपी पाकिस्तान अमन पार्टी बनाई, तो मतलब पीएसी। पीएसी सॉरी। तो ये जो अंडरवर्ल्ड माफिया का जो मिजाज है या जो उनका तरीका है, ये आई थिंक इज मोर और लेस सेम इन बोथ द प्लेसेस। आप कह सकते हैं, जी हाँ। और जहाँ कहीं भी ऑर्गेनाइज़ क्राइम होता है, वो आई थिंक इसी तरह से काम करता है कि पहले वो काफ़ी सारे क्रिमिनल के तौर पर मशहूर होते हैं, जी। फिर उन्हें एक वक़्त के बाद आके लगता है कि अब हमें अपनी इमेज सही करनी चाहिए, रेपुटेशन सही करनी चाहिए, व्हाइट कॉलर बनना चाहिए, फिर वो पॉलिटिक्स जॉइन कर लेते हैं। बट आपको लगता है कि बहुत जल्दी उसका पत्ता काट दिया गया पाकिस्तानी सियासत से और पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड से? बहुत, बहुत जल्दी, यानी बहुत कम उम्र थे वो, 30-32 साल की उनकी उम्र थी, जी। जब वो बहुत सारा कुछ करके फिर उनका एनकाउंटर भी इस तरह से कर दिया गया, यानी कम से कम 50-60 साल जी जाते तो हो सकता है लियारी में कुछ बेहतर बदलाव ले आते। तो लहरी आज भी वैसे ही है कि चेंज हुआ है मतलब? अब उस ज़माने में तो काफ़ी हालात ख़राब थे, जी। 90s में पाकिस्तान के। अब शायद इंटरनेट पहुंचने की वजह से या कुछ और चीज़ों की वजह से, लेकिन मैंने कुछ देखे ऑनलाइन, कुछ लोग हैं जो लियारी के होते हैं लेकिन काफ़ी उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई भी की है, तो कुछ लोगों के हालात नहीं, जो हमारा धारावी तो सुधर रहा है, अगले 10 सालों में ये स्लम माइट बिकम हाई राइज। तो आई जस्ट वांट टू नो कि लहरी सुधरेगा नहीं सुधरेगा? मैं कैसे बता सकती हूँ। मैंने पाकिस्तान छोड़े हुए कई साल हो चुके हैं मुझे, जी। तकरीबन 20 साल हो गए, उसके बाद मैं पलट के गई भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तान बाहर कभी गई नहीं नहीं, आप? नहीं, नहीं, और मैं जाने का इरादा भी नहीं रखती हूँ। दाऊद के लोगों ने कभी दुबई में या कहीं आपको परेशान करने की कोशिश नहीं की आप? एक आध बार हमें ऐसा लगा था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है जी। और कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जी। लेकिन फिर वो मामला ज़्यादा चला नहीं क्योंकि हमने उस ज़िंदगी को छोड़ दिया था पीछे। जी। हम किसी से टच में नहीं थे, हम किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे, तो शायद फिर उन्होंने भी हमारा पीछा छोड़ दिया। तो आपको आज खतरा महसूस होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो आप जब दुबई कभी गई थी या जब आपको फॉलो किया जा रहा था तब?
अब तक तो नहीं हो रहा था, जी पर जब से आपकी धुरंधर फिल्म आई है जी और रहमान मामू के बारे में फिर से बातें शुरू हो गई हैं, तो मुझे लगता है फिर सारे वो फ्लैशबैक्स मुझे आते हैं। और जब फिर आपकी टीम से मुझे कांटेक्ट किया करिश्मा ने, तो पहले तो मैं आने के लिए बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, पर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी सिक्योरिटी का और आपकी आइडेंटिटी का हम पूरा ख्याल रखेंगे। जी। तो तो आपके बच्चे हैं कुछ, आप परिवार के बारे में बताना चाहेंगे अपने? आई मीन इज जी इट जी, ओके? मेरे 3 बच्चे हैं। मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो 18 साल का है, पढ़ाई कर रहा है, और 2 छोटी बेटियां हैं। अच्छा। जी सो आज आप कोई खतरा महसूस आज डू यू थिंक यू लिव अ वेरी सेफ एग्जिस्टेंस नाउ इन ओमान? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओमान बहुत ही सेफ़ कंट्री है और मुझे ऐसा कोई ख़तरा महसूस नहीं होता है। और फिर क्योंकि मैंने देखें, जैसे मैंने बताया, मैंने कभी पलट के देखा भी नहीं ना, मैंने उस ज़िंदगी को ही छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी पाकिस्तानी सिटीज़नशिप भी गिव अप कर दी थी। अब मैं ओमान की सिटीज़न हूँ और मैं वही पसंद करती हूँ अपने लिए। खैर बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा, मोहतरमा अस्मा, और आप हमसे बात करने के लिए, और हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि आप महफूज रहें और हमारी तरफ से आपकी तरफ कोई आपके मसला ना हो, जो आप इस बात की इत्मीनान रखिए पूरी तरह से। सो दोस्तों, ये थी मोहतरमा अस्मा अफरीदी। इन्होंने अपने बारे में और रहमान मामू उर्फ रहमान डकैत, जो फ़िलहाल बहुत भारत में मशहूर हो गए इस मूवी की वजह से, उनके ज़ाती हालात और इनकी वालदा की खीर और उनका जिस तरह से लाइफ में बड़ा होना, आपने सब कुछ सुना। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अपने कमेंट्स में बताएंगे कैसा लगा, और आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो योर कमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब अस्मान। आपका भी शुक्रिया। बाय बाय।